और ये सब डिटेल में आर्टिकल्स जो है ना वो लेवल वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, सामान्यतः ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ठीक है। इसलिए बड़े बड़े एग्जामिनेशंस के लिए भी अलग अलग आर्टिकल्स आता है। जैसे बीपीएससी का देखो तो वो एक एक आर्टिकल पे भी क्वेश्चन जाकर पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन बाकी सब एग्जाम में केवल राज्य वित्त आयोग मतलब वो कौन से आर्टिकल में है तो पूरा 243 ही दे देगा, तो 243 उस हिसाब से जाना है, ठीक है। इसका मतलब डेप्थ वाला बात थोड़ा सा लेवल वाले एग्जाम में आता है। कहने का कुल मिलाकर निष्कर्ष डैश एक लिखे राज्य वित्त आयोग के बारे में। डैश लेकर राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर, प्रत्येक 5 वर्ष पर, 5 वर्ष पर पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, 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 समीक्षा के लिए, समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा, वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसका निम्नलिखित कार्य है, जिसका निम्नलिखित कार्य है, जिसका निम्नलिखित कार्य है। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखे, जैसे राज्य के राजस्व में से पंचायतों को आवंटन, राज्य के राजस्व में से, राज्य के राजस्व में से पंचायतों को आवंटन, राज्य के राजस्व में से पंचायतों को आवंटन, पंचायतों को आवंटन। नेक्स्ट बी, कुछ कर लगाने का अधिकार पंचायतों को सौंपना, कुछ कर लगाने का अधिकार पंचायतों को सौंपना, कर लगाने का अधिकार पंचायतों को सौंपना, कर लगाने का अधिकार पंचायतों को सौंपना। नेक्स्ट सी पॉइंट लिखे, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिया जाने वाला अनुदान, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिया जाने वाला अनुदान, ग्रांट बोलते हैं इसको, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिया जाने वाला अनुदान, पंचायतों को दिया जाने वाला अनुदान, दिया जाने वाला अनुदान, कमा राज्यपाल द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य, कमा राज्यपाल द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य, अन्य कार्य, अन्य कार्य। बोर्ड पर देखिए, अभी आगे एक और फाइनेंस कमीशन का आप बढ़ेंगे। अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग और भी है। हेलो, बात नहीं करो जी। एक आर्टिकल है 280 अनुच्छेद 280, जहाँ पे वित्त आयोग का भी चर्चा किया गया है। लेकिन ये केंद्रीय वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन, जिसके गठन भी प्रत्येक कालिका जी, जिसका गठन भी प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। अब वित्त आयोग अगर सेंट्रल वाला अगर बात करें कि केंद्रीय जो वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यहाँ पे राष्ट्रपति वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। और वर्तमान में इस वित्त आयोग में अनुच्छेद 280 वाले वित्त आयोग में अभी कितने मेंबर हैं, 5, जिसमें से एक होता है अध्यक्ष। बाकी जो 4 मेंबर होते हैं, इन चारों के पास अपनी अपनी खास एजुकेशन व्यवस्था इसमें किया गया है संविधान के थ्रू। वो जब फाइनेंस कमीशन देखेंगे तो वहाँ पे आएगा। तो ये 5 लोगों की टीम, यानी टोटल 5 लोग ये वित्त आयोग में शामिल होते हैं। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इनका राष्ट्रपति क्या करता है, गठन करता है। ये वित्त आयोग के 5 लोग क्या करेंगे, जैसे अभी अगर बात करें तो अभी 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन को लागू किया गया है। 2000 इसका टाइम पीरियड तो था 21 से 26, लेकिन
20 से 25 था इसका टाइम पीरियड, लेकिन 2020 में कोविड लॉकडाउन के कारण वो उसके एक साल के लिए वो लागू रहा और फिर 21 से 26 ये 5 वर्षों तक अभी लागू है। 15वीं वित्त आयोग का रिपोर्ट अभी पूरे भारत में क्या है, लागू है। अब ये फाइनेंस कमीशन करता क्या है या वित्त आयोग का काम क्या है? तो वित्त आयोग का काम है कि राजस्व का पैसा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, राजस्व मतलब टैक्स से जितना पैसा सरकार के पास जाएगा। जैसे आपको पता है कि सरकार मान लीजिए कि जीएसटी लगाती है, मान लीजिए कि कोई वस्तु बिहार में बन रहा है, तो बिहार में बन रहा है लेकिन इस पे जो जीएसटी का कुछ पैसा केंद्र सरकार को भी जाएगा। वैसे उत्तर प्रदेश में कोई वस्तु बन रहा है तो जीएसटी लगेगा, तो इसका कुछ पैसा केंद्र में मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा। तमिलनाडु में भी कोई वस्तु बन रहा है तब भी उसके का कुछ पैसा मतलब कुछ जीएसटी का कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अंडमान में भी बन रहा है तो उसका भी कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो भारत के किसी भी राज्य में कोई वस्तु बनता है तो टैक्स का पैसा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, पहली बता। दूसरा, इनकम टैक्स का जितना सारा पैसा होता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही वसूल करती है। मतलब आपका इनकम अगर 8 लाख या उससे ऊपर है तो सरकार आपके ऊपर टैक्स लगाती है और ये भी टैक्स वसूलने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। भी कौन वसूलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, मान लीजिए कि पहले सर्विस टैक्स लगता था, मतलब आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां पे अगर फी आपका 1 लाख रुपया है तो 18% सर्विस टैक्स है, तो 1 लाख का 18%, 1 लाख प्लस 18% आपका फी हो जाएगा। ठीक है, अभी उसी के जगह पे अच्छा सर्विस टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी भी उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट को थी, अभी जीएसटी में शामिल कर दिया गया तो जीएसटी अभी किसके पास जाता है? केंद्र सरकार के पास जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो राज्य सरकार के पास पैसा बहुत कम है, जबकि विकास का काम सभी कहाँ पे होंगे? किसी न किसी राज्य में ही होगा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा क्या हो रहा है? ज्यादा जा रहा है। तो फिर संविधान में ऐसा व्यवस्था किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी राजस्व का पैसा आएगा, मतलब टैक्स का जितना पैसा आएगा, वित्त आयोग की सिफारिश पर इसमें से कुछ पैसा राज्यों को क्या कर देना है? प्रदान कर देना है। किसमें से भाई? राजस्व में से। वित्त आयोग की सिफारिश पर, सिफारिश मतलब क्या होता है? सुझाव। आप किसी से सिफारिश लेते हैं तो मानने के लिए उसको बाध्य नहीं है। यद्यपि आप सिफारिश लिए हैं तो लेकिन फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है उसकी बात माने या न माने। तो वैसे वित्त आयोग की सिफारिश पर, अब वित्त आयोग सिफारिश करेगा तो ये डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति या सेंट्रल गवर्नमेंट माने या न माने। फिर भी फाइनेंस कमीशन सिफारिश करता है कि आप राज्यों को इसमें से इतना पैसा क्या कर दीजिए, दे दीजिए। जैसे अगर वर्तमान में बात करें तो ये 41% है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा, मान लीजिए कि भारत सरकार के पास 100 रुपया राजस्व से गया तो इसमें से 41 रुपया राज्यों में बांट देना है। राज्यों में बांट देना है। अब राज्यों मतलब 29 राज्यों में इसको बांट देना है। अब किस राज्य को ज्यादा मिलेगा, किस राज्य को कम मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ पे एग्रीकल्चर भूमि कितना है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल मतलब क्या व्यवस्था है, फिर वहाँ पे पर्यावरण संबंधी कोई इधर उधर मामला है। इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद पता चलता है कि किसको कितना पैसा जाएगा। तो अगर बिहार की बात करें तो इसमें से 9.कुछ% पैसा बिहार को मिलेगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को मिलता है क्योंकि जनसंख्या वगैरह भी उसका ज़्यादा है, तो 12.something% उसके पास है। उसके बाद से जैसे जैसे कम हो जाएगा इसमें से अलग अलग परसेंटेज वाइज पैसा उनको मिलते जाएगा। तो ये तो हो गया सेंट्रल फाइनेंस कमीशन या केंद्रीय वित्त आयोग। वैसे ही अनुच्छेद 243I में दिया हुआ है राज्य वित्त आयोग। अब जितना बात वहां पे बताए हैं सब यहाँ पे राज्य में अप्लाई हो जाएगा। तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इनकी नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्यपाल। वहां पे कौन किया? राष्ट्रपति। यहाँ पे करेगा राज्यपाल। इनका भी कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। कोई दिक्कत परेशानी? ये अपना जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इनका जो रिपोर्ट आएगा राज्यपाल उसको विधानमंडल में रखेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब ये क्या सुझाव देंगे? तो ये तो केंद्र सरकार को सुझाव दिए कि उनके पास जो राजस्व का पैसा आता है उसमें से क्या कर देना? प्रदान कर देना। अब ये सुझाव देंगे कि राज्य के पास जो भी राजस्व का पैसा आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार के पास भी कुछ टैक्स वसूलने का अधिकार है, तो अब राज्य के पास जितना पैसा जाएगा, नीतीश कुमार के पास जितना पैसा जाएगा उसमें से कुछ हिस्सा पंचायतों को क्या कर देना है? दे देना है। क्योंकि पंचायतों का पैसा का स्रोत क्या है? सरकार देगी तभी है। उनके पास तो अपना कोई टैक्स वगैरह लगाने का अधिकार वगैरह मिला ही नहीं है। तो हो सकता है कि मान लीजिए 41% में से इधर से कुछ बिहार को मिला, कुछ बिहार ने अपना टैक्स वगैरह अप्लाई किया, तो इन सारी चीज़ों से इनको जो पैसा मिलेगा वित्त आयोग की सिफारिश पर कुछ पैसा इसमें से पंचायतों को क्या कर देना है? पहुंचा देना है, क्योंकि पंचायत भी अपना कार्य कर सके। अब ऐसा नहीं है कि केवल राज्य सरकार ही पंचायत को पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी ऐसा होता है कि वित्त आयोग सिफारिश करता है कि आप थोड़ा सा पंचायतों लेवल पे भी वहाँ पे भी पैसा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या कर देती है? दे देती है।
राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत राज्यपाल इसका गठन करेगा। इसका काम सिर्फ इतना है कि राज्य सरकार के अंतर्गत जो संचित निधि में पैसा है उसका सुझाव देगा कि इसमें से कितना पैसा अलग अलग पंचायतों में क्या कर देना है, दे देना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पंचायतों में पैसा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। साथ ही साथ और भी एक आध दो काम लिखे हुए हैं, राज्यपाल कोई और भी काम सौंपता है तो वो करेगा। कुछ एक होता है अनुदान, तो अनुदान की सिफारिश ये भी करता है। अनुदान मतलब होता है कि आपकी हिस्सेदारी नहीं है, 41% आपकी हिस्सेदारी है, नहीं देगा तो भाई आप जबरदस्ती भी इसको मांग सकते हैं कि भाई हमारा इतना हिस्सा इसमें से है। जैसे 41 रुपया है, अब 41 रुपये में से बोले कि 8-9% बिहार का है, तो 41 का 10% 4 रुपया हो जाएगा, तो 4 रुपया बिहार का अपना है। इसमें से बिहार सरकार मोदी जी नहीं देंगे तो मांग भी सकते हैं कि भाई हमारा हिस्सा है, हमको चाहिए। एक होता है अनुदान का पैसा, सरकार दे या ना दे उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बिहार में मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो नीतीश कुमार दरख्वास्त करेंगे फाइनेंस कमीशन से, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए मोदी जी से कि अनुदान में 5,000 करोड़ रुपया दे दे बिहार को, क्योंकि यहाँ से सुधार उधार करना है, मतलब बाढ़ के लिए प्रभावित क्षेत्र वहां पे कुछ काम वगैरह कराना है। तो अनुदान का पैसा मुफ्त का होता है, मुफ्त का मतलब समझते हैं ना, उसका कोई मतलब ये नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ दे देती है तो फिर आपका काम वगैरह चल जाता है। तो अनुदान के लिए सिफारिश कर सकता है। मान लीजिए किसी पंचायत में स्थिति बहुत खराब है या पंचायत में कुछ ज्यादा ही डेवलपमेंट करना है, तो फिर ये भी फाइनेंस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट से सिफारिश करेगा कि अनुदान में कुछ पैसा इनको क्या कर दिया जाए, प्रोवाइड करा दिया जाए। कोई दिक्कत, नीचे लिखे नोट। राज्यपाल, नोट फर्स्ट, राज्यपाल आयोग द्वारा दी गई सिफारिश को, राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिश को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। राज्यपाल आयोग द्वारा दी गई सिफारिश को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। दी गई सिफारिश को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, नोट 2। नोट 2, यह कानून, मतलब कौन कानून, 73वां संविधान संशोधन की बात हो रहा है। यह कानून नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं होता है, लागू नहीं है, लागू नहीं है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तृत अधिनियम 1996, पंचायत ब्रैकेट में लिखे पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार ब्रैकेट बंद अधिनियम 1996। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 लागू है। 1996 लागू है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 लागू है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, यही पेशा एक्ट इसको बोला जाता है। अभी बता रहे हैं अभी क्या होता है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 हाँ हेडिंग है।
एक मिनट उल्टा हो गया। एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया है। पेशा एक्ट 1996 इसको बोलते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 या पेशा एक्ट 1996, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996। डैश देख लिखिए, हेडिंग डालने में इतना समय लगता है। डैश देख लिखिए, पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9, पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9, पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 पांचवी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। पांचवी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं। पांचवी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। लागू नहीं होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, हालांकि संसद पांचवी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ संशोधनों के माध्यम से लागू कर सकती है। इन प्रावधानों को कुछ संशोधनों के माध्यम से लागू कर सकती है। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ संशोधनों के माध्यम से, मतलब संशोधन करके, कुछ संशोधनों के माध्यम से लागू कर सकती है। पूर्ण विराम। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 96 संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 पारित किया है, जिसे पेशा एक्ट के नाम से जाना जाता है। जिसे पेशा एक्ट के नाम से जाना जाता है। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे हम देखो, अनुसूची एक शेड्यूल 5 है भारतीय संविधान के अंतर्गत, जिसमें से कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसको घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगर कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र तब घोषित किया जाता है जब मान लो कि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लोग काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल्स लोग निवास करते हैं। जैसे मिजोरम है, तो मिजोरम की 96% जो आबादी है वो ट्राइबल्स है, मतलब जनजातीय हैं। तो पूरा मिजोरम को ही ट्राइबल्स एरिया या अनुसूचित जाति क्षेत्र को क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। तो ये क्षेत्र घोषित करने का अधिकार तो एक तो राष्ट्रपति के पास है। इसमें से कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे पूरा वो घोषित है, और कुछ ऐसे जैसे महाराष्ट्र का कुछ इलाका है, 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ट्राइबल्स एरिया ज़्यादा है, तो पूरे उस एरिया को भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है।
फिर आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया है जहाँ पे सब सर्वाधिक ट्राइबल्स ही है पूरी तरह से, तो वहाँ पे भी कुछ, लेकिन पूरा स्टेट नहीं है, ध्यान में रखना है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो पूरी तरह से ट्राइबल्स है, जैसे मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, इसकी बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर जनजातीय लोग हैं, तो इसको पूरा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। और महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, सॉरी महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इसके कुछ कुछ भागों में केवल ट्राइबल्स निवास करते हैं। तो केवल उसी भाग को, मान लीजिए कि बिहार है, तो बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के मान लीजिए कुचायकोट प्रखंड में ट्राइबल्स ज्यादा हों, तो कुचायकोट प्रखंड के अंतर्गत आने वाले तमाम पंचायत है, इसको अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति घोषित कर देगा। और यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन का प्रावधान लागू नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा प्रावधान लागू होगा? पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996, जिसको पेशा एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या खास है भाई, ये क्यों लागू होगा? तो अब जो भी अनुसूचित क्षेत्र में ये लागू हुआ की खास बात है कि तीनों स्तर पे जो पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद, तो यहाँ पे जितने सारे प्रतिनिधि होंगे, मतलब चुनाव लड़ने वाले, वो सब के सब केवल एसटी कम्युनिटी से ही होंगे। उनके लिए सारी सीटें वो क्या है, रिजर्व है, 100%। वहाँ पे जो भी चुनाव लड़ेगा वो अनुसूचित जनजाति से ही होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स की अपनी सब भाषा, संस्कृति, कल्चर, उनकी एक अलग व्यवस्था होती है, और चूंकि इन क्षेत्र में इनकी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन प्रभावी न होकर यहाँ पे पेशा अधिनियम क्या है, प्रभावित है, जो स्पेशली अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुछ विशेष अधिकार वहाँ पे क्या करता है, प्रदान करता है। संसाधनों पर उनका अधिकार होगा, वोटिंग का अधिकार सिर्फ उन्हीं, सॉरी चुनाव लड़ने का अधिकार केवल उन्हीं के पास होगा, यानी मुखिया, सरपंच, ब्लॉक समिति पर अध्यक्ष, जितना सारे बने होंगे ये सब के सब कौन होंगे, सिर्फ एसटी कम्युनिटी के लोग होंगे। पूरा प्रशासन का अधिकार लगभग इनके हाथों में प्रदान कर दिया जाएगा। तो 73वां संविधान जहां जहां पे प्रभावी नहीं है, कुछ ऐसा अनुसूचित शेड्यूल एरिया है जहां पे प्रभावित नहीं है, तो फिर वहां पे पेशा एक्ट को क्या किया गया है, लागू किया गया। पेशा एक्ट क्या है? तो वैसे अनुसूचित क्षेत्र जिसको राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है, वहां पे पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन को लागू करके पेशा अधिनियम को लागू किया गया, जिसमें स्पेशली अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया। अभी लेटेस्ट जो बीपीएससी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। अब ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दे दिया था। अब इसमें 3 ऑप्शन था, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये तीनों ऑप्शन में भी था, ठीक है। और ऑप्शन ई बीपीएससी का आपको पता ही, एक ऑप्शन ही होता है उपयुक्त में से एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों स्टेट के जो नाम लिखे हैं वहाँ पे तीनों जगहों पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो इसका मतलब कायदे से आंसर ई। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हम बोलें कि बिहार लोक सेवा हर साल 1 का 2 क्वेश्चन पंचायत से पूछता ही पूछता है, डायमेंशन कुछ भी हो। कभी अनुच्छेद 200 पूछा है, तो कभी जी पूछा है, तो कभी रिजर्वेशन पूछा है, तो कभी कब 50% रिजर्वेशन दिया गया ये पूछा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से क्या होगा, मिलेगा। जैसा भी पूछ दिया कि निम्न में से कहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, तो लागू नहीं है तो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो अनुसूचित एरिया स्टेट है, वहाँ पे ये व्यवस्था लागू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, विशेषताएं। इसमें क्या कुछ खास होगा? पेशा अधिनियम की विशेषताएं, हेडिंग पेशा एक्ट या पेशा अधिनियम की विशेषताएं। पेशा अधिनियम की विशेषताएं, विशेषताएं। नेक्स्ट के लिखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधानमंडल का कानून, पंचायतों पर राज्य विधानमंडल का कानून, राज्य विधानमंडल का कानून, वहाँ की परंपराओं, मतलब वहाँ की जो ट्रेडिशन है, परंपराओं, कमा धार्मिक प्रचलनों, परंपराओं, कमा धार्मिक प्रचलनों, धार्मिक प्रचलनों, कमा सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन आदि के अनुरूप होगा। धार्मिक प्रचलनों, कमा सामुदायिक संसाधनों, मतलब संसाधन पर सभी के अधिकार, सामुदायिक संसाधनों, सामुदायिक संसाधनों के अनुरूप होगा, सामुदायिक संसाधनों के अनुरूप होगा। मतलब जो भी यहाँ पे विधानमंडल कानून बनाएगा वो SC/ST कम्युनिटी के इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही कोई कानून क्या करेगा, बनाएगा। नेक्स्ट दूसरा बी पॉइंट लिखिए, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, प्रत्येक गांव में
एक ग्राम सभा होगी। प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। एक ग्राम सभा होगी। पूर्ण विराम। सी पॉइंट लिखिए। पंचायत के तीनों स्तरों पर अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति से होगा। पंचायत के तीनों स्तरों पर अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति से होगा। पंचायत के तीनों स्तरों पर अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति से होगा। अनुसूचित जनजाति से या शेड्यूल्ड ट्राइब से होगा। अनुसूचित जनजाति से होगा। नेक्स्ट, संसाधनों का प्रबंधन। संसाधनों का प्रबंधन अनुसूचित जनजाति के हाथ में होगा। संसाधनों का प्रबंधन अनुसूचित जनजाति के हाथ में होगा। संसाधनों का अनुसूचित जनजाति के हाथ में होगा। पूर्ण विराम। बात समझ में आई? ये अलग कैसे है? तो पंचायती राज व्यवस्था में देखें कि जो भी अलग अलग है तो रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन यहाँ पे सबका सब सीट किसके हाथ में होगा? वहाँ का अनुसूचित जनजाति। यहाँ तक की व्यवस्था है कि छोटे मोटे जो नीलामी यहाँ पे आसपास जो खनिज संसाधन भी होगा, उस खनिज संसाधन को निकालने के लिए भी यहाँ के पंचायत का जो अध्यक्ष है उसे परमिशन क्या है? अनिवार्य। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से अच्छे से काम कर सकती है। नेक्स्ट नोट लिखिए नीचे। नोट फर्स्ट। नोट फर्स्ट। नोट फर्स्ट डैश से लिखिए। संविधान के अनुसूची 5 के अंतर्गत, संविधान के अनुसूची 5 के अंतर्गत, अनुसूची 5 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, अनुसूची 5 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास है। वर्तमान में, सॉरी लिखिए, वर्तमान में ब्रैकेट में 2020, अभी 22 का कोई अपडेट नहीं है। वर्तमान में ब्रैकेट में 2020 में 10 राज्यों में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। 10 राज्यों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कितना लिख लिए? 6, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं राजस्थान। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं राजस्थान। अब देखो, ये मतलब जितने सारे स्टेट है ना, इसके कुछ कुछ इलाका ही अनुसूचित क्षेत्र है, पूरा नहीं है। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना है। नोट 2 लिखिए। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, हाँ नोट नेक्स्ट लिख रहे हैं। 11 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या, भारत में अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत में अनुसूचित जनजाति, भारत में अनुसूचित जनजाति
कुल जनसंख्या का 8.6% है। कुल जनसंख्या का 8.6% है। मतलब पूरे ट्राइबल्स लोग कितने हैं? 8.6%। 8.6% है। पूर्ण विराम। नोट नेक्स्ट नोट एक और लिखिए। भारत में अनुसूचित जनजाति, भारत में अनुसूचित जनजाति डैश लिखिए नीचे 37.7% सबसे ज्यादा है। डैश नीचे लिखिए ए पॉइंट, सॉरी नीचे लिखिए सबसे ज्यादा। भारत में क्या बोले? भारत में अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कौन से जाति जनजाति है? भील जनजाति। सबसे ज्यादा भील जनजाति 37.7% और सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही है, जनसंख्या इनका। भील जनजाति भील जनजाति पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर महाराष्ट्र। नेक्स्ट दूसरा है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति 37.7% है भील जनजाति। दूसरा लिखिए गोंड जनजाति 35.6%। 35.6%। पूर्ण विराम। ये भी आया था इस बार के पेपर में कि भारत में सबसे ज्यादा जनजाति किसका है। तो ये ज्योग्राफी में भी आता है, इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं वहाँ पे भी आता है। तो भारत में सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग हैं और ये भी सबसे ज्यादा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जनजातियों की सर्वाधिक संख्या भी मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मिजोरम में। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। बोर्ड पे देखो, दो प्रकार से, एक होता है परसेंटेज, एक होता है संख्या। अब मान लीजिए कि मिजोरम की संख्या 100 ही है, लेकिन इसका 90% जो पॉपुलेशन है वो जनजाति है, यानी ट्राइबल्स है। तो कितने लोग होंगे? 96 लोग। बात समझ में आ रहा है ना? जबकि मान लीजिए कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, अब इसकी जनसंख्या मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख। तो इसका अगर 5% भी जनजाति होगा, 5% भी जनजाति होगा तो कितना हो जाएगा? 5000। बोलो ना जी उसमें। तो संख्या एक होता है संख्या के हिसाब से, एक होता है परसेंटेज के हिसाब से। तो सब अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या अगर बात करें तो वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और अनुसूचित जनजाति परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मिजोरम में। यहाँ की लगभग 96% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स है, यानी अनुसूचित जनजाति है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा जनजातीय राज्य मतलब परसेंटेज वाइज कौन है? तो वो ये है मिजोरम। ये सेंसस जब पढ़ते हैं वहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं, कोई दिक्कत परेशानी। तो इस प्रकार से आपका खत्म हुआ टॉपिक आपका पंचायत और पंचायत से संबंधित प्रावधान। 1 मिनट रुकिए। आर्टिकल तो सब लिख ही लिए हैं, एक लिखिए नीचे कुछ और, जैसे आप लिखे हैं ना कुछ क्षेत्र। नेक्स्ट लिखिएगा अनुच्छेद 243 L, अनुच्छेद 243 L, आर्टिकल 243 L नेक्स्ट एक लिखिए। अनुच्छेद 243 L यूटीज पर लागू नहीं होगा, यानी केंद्र शासित प्रदेशों पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगा। लिखिए यूटीज पर लागू नहीं होगा या केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 243 M, इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, बस आप लिख लीजिए। अनुच्छेद 243 M अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अभी जो लिखे आप शेड्यूल एरिया। अनुच्छेद 243 M अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। पूर्ण विराम। इस प्रकार से अब समाप्त हुआ आपका पंचायत टॉपिक। काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छा सब घर पे जाकर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से अब इसके लिए लूसेंट पढ़ने की कोई विशेष, लूसेंट में बहुत कम दिया है पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर। अब प्रीवियस क्वेश्चन इसके बदले आप देख सकते हैं घटना चक्र से काफ़ी डिटेल में सारी क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए होंगे, ठीक है। तो उसको अच्छा से कर लेना है। बंद कर दो।